हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का फर्स्ट लेसन भारत का वैभवपूर्ण अतीत। आज इसी लेसन में हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है आज का वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था कि वैदिक काल का समाज कैसा था, कितने भागों में बटा हुआ था, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था। वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहली व्यवस्था हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। अब वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें किसके अंतर्गत मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद, जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है, उस ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें किसके अंतर्गत देखने को मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। या डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद के अंतर्गत दिया गया है। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद के अंतर्गत, जो कि हमारा सबसे प्राचीन वेद है। उसी में हमारा बताया गया है वर्ण का विभाजन कि हमारा जो समाज है, वैदिक कालीन जो हमारा समाज था, उसमें 4 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 4 वर्ण। सबसे पहला ब्राह्मण वर्ण, दूसरा क्षत्रिय वर्ण, तीसरा वैश्य वर्ण और चौथा शूद्र वर्ण। इन 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में ऋग्वेद में ये बताया गया है कि परम पुरुष के द्वारा, यानी ब्रह्मा जी जिनको माना जाता है, परम पुरुष ब्रह्मा के द्वारा इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से, उनके मुंह से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई है? क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। परम पुरुष की जांघों से किसकी उत्पत्ति हुई है? वैश्यों की उत्पत्ति हुई है। और परम पुरुष के पैरों से किसकी उत्पत्ति हुई है? शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में हमें ये पता चलता है कि परम पुरुष के द्वारा इन 4 वर्णों की उत्पत्ति की गई है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति जांघों से और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वैदिक काल में वर्ण विभाजन का आधार क्या था, यानी किस आधार पर समाज जो था ये 4 वर्णों में बटा हुआ था। तो प्राचीन काल में, वैदिक काल में वर्ण के विभाजन का आधार क्या था? कर्म, कार्य, यानी व्यक्ति जिस कार्य को करता है वही उसका वर्ण कहलाएगा। जैसे सबसे पहला वर्ण हमने क्या देखा? ब्राह्मण वर्ण। तो ब्राह्मण वर्ण का प्रमुख कार्य क्या होता था? अध्ययन अध्यापन का कार्य करवाना। अध्यापन का कार्य करवाना किसका कार्य होता था? ब्राह्मणों का। यानी जो व्यक्ति, कर्म के आधार पर ये सारी वर्ण व्यवस्था थी, तो इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति अध्ययन अध्यापन का कार्य करवाता था वह कौन से वर्ण का कहलाता था? ब्राह्मण वर्ण का कहलाता था। दूसरा हमने वर्ण कौन सा पढ़ा है? क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ण का प्रमुख कार्य क्या होता था? सेना में भर्ती होना, युद्ध लड़ना, समाज की रक्षा करना का कार्य किसका होता था? क्षत्रिय वर्ण का। तो सेना की भर्ती में शामिल होना या रक्षा करने का कार्य जो होता था वह कौन से वर्ण का होता था? क्षत्रिय वर्ण का होता था। यानी जो व्यक्ति युद्ध लड़ने के लिए जाता था या सैनिक कार्य के रूप में लगा हुआ था, वह व्यक्ति कौन से वर्ण का कहलाता था? क्षत्रिय वर्ण का कहलाता था। तीसरा वर्ण हमने क्या देखा? वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण का प्रमुख कार्य क्या होता था? जीविकोपार्जन के साधन कमाना। जीविकोपार्जन के लिए, यानी धन अर्जन का कार्य कौन से वर्ण के द्वारा किया जाता था? वैश्यों के द्वारा। जैसे कृषि कार्य है, पशुपालन है, व्यापार वाणिज्य है, ये सारी चीज़ें किसके वर्ण, कौन से वर्ण के द्वारा की जाती थी? वैश्य वर्ण के द्वारा। यानी समाज में जीविकोपार्जन का कार्य कौन से वर्ण के द्वारा किया जाता था? वैश्य वर्ण के द्वारा किया जाता था। चौथा वर्ण हमने कौन सा देखा? शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण का कार्य क्या होता था? ये सेवा प्रदाता वर्ण था। यानी ऊपर के जो अपन ने तीनों वर्ण देखे हैं, इनको सेवा प्रदान करने का कार्य कौन से वर्ण का था? शूद्र वर्ण का। और समाज में साफ सफाई का जो कार्य किया जाता था वह भी कौन से वर्ण के द्वारा किया जाता था?
शूद्र वर्ण के द्वारा किया जाता था। यानी इन चारों वर्णों के अलग अलग कार्य होते थे और इन्हीं कार्यों के आधार पर ये तय होता था कि व्यक्ति कौन से वर्ण से संबंधित है। अब जब हम देख रहे हैं कि प्रत्येक वर्ण जो व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित थी, इसलिए हमें ये देखने को मिलता है कि एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग वर्णों से संबंध रखते थे। जैसे मान लो पिता जो है वह अध्यापन का कार्य कर रहा है, गुरुकुल में शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, तो पिता का कौन सा वर्ण हो गया? ब्राह्मण वर्ण हो गया। एक पिता के दो संतान हैं जिसमें से एक पुत्र जो है वह सेना में भर्ती हुआ है, तो पुत्र का प्रथम पुत्र जो है उसका कौन सा वर्ण हो गया? क्षत्रिय वर्ण हो गया। दूसरा पुत्र जो है वह कृषि कार्य कर रहा है, उद्योग धंधे कर रहा है, व्यापार वाणिज्य में लगा हुआ है, कृषि कार्य को उत्पादन करता है, उनको बाहर बेचने का कार्य करता है, तो उसका वर्ण कौन सा हो गया? वैश्य वर्ण। यानी एक परिवार में पिता उसके दोनों पुत्रों के बीच में भी अलग अलग वर्ण थे। क्यों? क्योंकि उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी, कार्य पर आधारित थी। व्यक्ति जैसा कार्य करता था वैसा ही वह उस वर्ण से संबंधित माना जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं उद्देश्य। एक नंबर के क्वेश्चन में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वैदिक कालीन प्रमुख वर्ण व्यवस्था प्रमुख उद्देश्य था कि व्यक्ति जो है वह कर्म से, धर्म से और अपने स्वभाव से इन तीनों ही कार्यों के द्वारा उसको समाज के लिए उपयोगी बनाना, स्वभाव से या स्वभाव के द्वारा समाज के लिए उपयोगी बनाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए वर्णों का विभाजन किया गया था कि एक व्यक्ति जो है वह समाज के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, इसके लिए कार्यों का विभाजन किया गया और प्रत्येक व्यक्ति को कार्य के आधार पर उसका वर्ण निर्धारित किया गया। तो वर्ण व्यवस्था प्रमुख उद्देश्य क्या था? कि व्यक्ति को उसके धर्म, उसके कर्म और उसके स्वभाव के द्वारा समाज के लिए उपयोगी बनाना वर्ण व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य था। वर्ण व्यवस्था में अगला अपन देखते हैं कि सूत्र काल और बौद्ध काल। हमने जो ये व्यवस्था देखी है तो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये व्यवस्था ऐसी ही थी जिसमें वर्ण व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? जन्म था। लेकिन सूत्र काल जब देखते हैं हम, बौद्ध काल देखते हैं हम, बौद्ध काल देखते हैं जिस समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रखा था, उस समय इस वर्ण व्यवस्था में जटिलताएं आने लगी। क्या आने लगी? जटिलताएं आने लगी। मतलब वर्ण व्यवस्था जो अभी तक कर्म पर थी उसका आधार क्या हो गया? जन्म उसका प्रमुख आधार हो गया। यानी व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेगा वह उसी वर्ण का व्यक्ति कहलाएगा, उसका वर्ण वही रहेगा। जैसे अगर ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ है तो उससे उत्पन्न होने वाली सभी संतान जो होगी वो ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत आएगी। क्षत्रिय परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसमें क्षत्रिय परिवार में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का वर्ण, चाहे वह कार्य कुछ भी करे, लेकिन उनका वर्ण कौन सा कहलाएगा? जन्म के आधार पर, यानी जिस वर्ण के अंदर उनका जन्म हुआ है। तो जब व्यवस्था धीरे धीरे कठोरता, जटिलता लाने लगी तो जन्म पर आधारित होने के कारण क्या हुआ? धीरे धीरे जातियों का उत्पन्न होने लगा। ये वर्ण व्यवस्था अलग अलग जातियों में विभाजित हो गई, जातियों का निर्माण होने लगा, जातियों के आधार पर समाज का वर्गीकरण होने लगा, जातियों का वर्गीकरण होने लगा। अभी तक तो पहले क्या था? सिर्फ कर्म के आधार पर विभाजन था, लेकिन इसमें जटिलता आने लगी, समाज और ज़्यादा जटिल होने लगा और ये जो हमारे चार वर्ण हैं ये अलग अलग और उपजातियों में विभाजित होने लग गए। और अब व्यक्ति जो है वह कर्म के आधार पर नहीं जाना जाने लगा, अब व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर पहचाना जाने लगा कि किस वर्ण में उसका जन्म हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था। वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था सबसे पहले हम देखते हैं इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। तो वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था का वैसे सामान्यतः अगर देखा जाए तो इसका उल्लेख हमें सूत्र साहित्य और स्मृति ग्रंथों में मिलता है। किसमें मिलता है? सूत्र साहित्य और स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम विस्तार से प्रत्येक आश्रम के बारे में पढ़ते हैं तो प्रारंभ के जो 1 से 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन आश्रमों का उल्लेख हमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। किसे मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। प्रथम 3 आश्रम जो है उनका, और चारों आश्रमों का 1 से 4, इन चारों आश्रमों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? जवालोपनिषद में। कहाँ मिलता है? जवालोपनिषद में। प्रारंभ में केवल
3 आश्रमों का ही उल्लेख किया गया था, जिसका उल्लेख हमें मिलता है छांदोग्य उपनिषद से। उसके बाद में एक संन्यास आश्रम उसमें और ऐड किया गया, और इन 4 आश्रमों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? जबालोपनिषद में मिलता है। क्या था प्राचीन काल में? इसका उद्देश्य हम ये देखते हैं कि प्रारंभिक समय में, वैदिक काल में, मनुष्य की जो औसत आयु या आदर्श आयु मानी जाती थी, वह कितनी मानी जाती थी? 100 वर्ष मानी जाती थी। तो इन 100 वर्षों को अलग अलग आयु में, अलग अलग काल में विभाजित किया गया। कितने कालों में? 4 में, यानी 0 से 25, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100। यानी जन्म से लेकर 100 वर्ष तक की जो आदर्श आयु जो थी, उसको 4 भागों में बांटा गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? कि व्यक्ति का ये जो विभाजन किया गया है, तो व्यक्ति इन 4 कालों में अपना सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और आध्यात्मिक इन सब का समन्वय कैसे करे, उनके लिए इस आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई, आश्रम का विभाजन किया गया। अब यहाँ पर क्या है, ये जो 4 आश्रम का विभाजन किया गया है, इन सब का अलग अलग कार्य निर्धारित था। जैसे हम देखते हैं ब्रह्मचर्य, इसमें 25 वर्ष तक की आयु को किया गया, शामिल किया गया था कि 25 वर्ष तक की आयु में व्यक्ति जो है वो कौन से आश्रम में निवास करता है? ब्रह्मचर्य आश्रम में। इस आश्रम में व्यक्ति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा अर्जित करना। प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा अर्जित करना। शिक्षा अर्जित करना, और कैसे शिक्षा? ताकि वह जीविकोपार्जन के लिए आगे कार्य काम आ सके, यानी व्यवसायोन्मुखी कह सकते हैं कि वह व्यवसाय करने में सहायक जो शिक्षा काम आती है। तो व्यवसाय करने में सहायक जो शिक्षा है, वेदों का, मंत्रों का, उन सब में जो शिक्षाएं प्राप्त होती है, उन सब का संकलन कौन से आश्रम में किया जाता था? ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत किया जाता था, जिसका काल कितना होता था? 25 वर्ष तक की आयु का माना जाता था। दूसरा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम से जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता था, कमाई के लिए यानी जीविका उपार्जन के लिए बिल्कुल लायक हो जाता था, सक्षम हो जाता था, तब 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु का काल क्या कहलाता था? गृहस्थ आश्रम कहलाता था। इस आश्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? धन अर्जन। सबसे पहला क्या है? धन कमाना, पैसा कमाना, ठीक है ना, जीविकोपार्जन के साधन ढूंढना। कौन से आश्रम का उद्देश्य था? गृहस्थ आश्रम का प्रमुख उद्देश्य था। और इसी आश्रम में विवाह जो थी, जो एक प्रमुख संस्कार है, जो हमारे समाज का प्रमुख आधार है, विवाह संस्कार इस आश्रम के अंतर्गत निभाया जाता था। और इसके बाद ही व्यक्ति अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का, पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह करता था। यानी पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह कौन से आश्रम के अंतर्गत किया जाता है? गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत किया जाता था। ठीक है। अब गृहस्थ आश्रम के बाद अगला आश्रम कौन सा आता है? वानप्रस्थ आश्रम, जिसका आयु काल क्या था? 51 से 75 वर्ष की जो आयु काल है वह किसके अंतर्गत आता है? वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत। इसमें क्या होता है? व्यक्ति अपने बच्चों की शादी तक का कार्य तो पूरा कर लेता है गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत ही। तो बच्चों से संबंधित जो भी कर्तव्य है उनका निर्वाह करने के बाद 51 से 75 वर्ष की आयु में व्यक्ति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? समाज उपयोगी कार्य करना। क्या कार्य होता है? समाज कल्याण के कार्य करना, समाज सेवा का कार्य करना, तीर्थ स्थानों की यात्राएं करना, मंदिरों में, भवनों में, सभी जगह जाना, यानी भगवान को ढूंढना। वह सारे कार्य इसके अंतर्गत किए जाते हैं। किसमें? वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत किए जाते हैं। अगला जो आता है संन्यास आश्रम, जो कि अंतिम आश्रम है, जो कि 76 से 100 ईयर्स, अभी बताया था मैं आपको, 100 वर्ष की औसत आयु आदर्श आयु मानी जाती थी प्राचीन काल में, कि मनुष्य की जो औसत आयु है 100 साल होती है, और उनको 25-25 सालों में विभाजित किया गया था। संन्यास आश्रम में क्या होता था? व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वह कहीं चल फिर सके, इसलिए वह वन में या जंगल में एक स्थान पर रहता था, वन में रहता था। यानी सांसारिक मोह माया बिल्कुल छोड़ दी जाती थी, वन में रहना वो प्रारंभ करता था, और भगवान का पूजन पाठ करना, आराधना करना, वो सारा कार्य किसमें होता था? संन्यास आश्रम में। इस आश्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति।
यानी भगवान का पूजा पाठ करके, अर्चना करके ऐसा कार्य किया जाए कि ये जो जन्म मरण का चक्र है कि भाई एक जन्म हुआ, कंप्लीट हुआ, फिर वापस पुनर्जन्म होता है, अगला जन्म आता है, तो मनुष्य इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति से, बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान का पूजा पाठ करता था। एक स्थान पर वन में कुटिया आश्रम वगैरह बनाकर रहता था और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? मोक्ष प्राप्त करना, यानी जन्म और मरण का जो चक्र है इस बंधन से उसको मुक्ति मिल जाए। ठीक है, तो ये 4 आश्रम जो हैं आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को समझाइए, या पर्टिकुलर 4 नंबर में अलग से भी पूछा जा सकता है कि वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था को समझाइए या वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था को समझाइए। उसमें आपको 4 आश्रमों के बारे में डिटेल से समझाना है, आयु का विभाजन करना है, 4 आश्रमों के नाम देने हैं, प्रत्येक आश्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था ये आपको उसके अंतर्गत लिखना है। ओके, सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।